हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट ISPCS। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नॉकआउट सीरीज़। अगर आप ऑलरेडी स्टडी स्मार्ट से अलाइंड हैं तो आपको पता होगा कि नॉकआउट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आप न्यू हैं तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या करते हैं हम। इसमें हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं। कौन से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं? यूजुअली अब तक हम सिर्फ करंट के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते थे विच हैव द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इस बार हम थोड़े बहुत इसमें बीच बीच में स्टैटिक क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं। वाई डू वी डू दैट? बिकॉज इससे एक तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन अलाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं कि कई क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, रियल एग्जामिनेशन में, तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो सब भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अकॉर्डिंग। कि मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है अगर आपको क्वेश्चन का, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हल्का फुल्का आइडिया है तो भी कुछ सॉल्व करने के लिए लॉजिक बेस्ड तरीके, और जो करंट अफेयर है हमारा उसमें भी हम कुछ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के थ्रू याद करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद रेफरेंस टू क्रिएटर लैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ प्रपोज टू बी द इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। ठीक है, कि मतलब कोई ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी के रूप में कुछ हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की इस स्टेटमेंट की। तो अगर दिमाग लगाओ कि क्रिएटर लैंड तो रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटर। ठीक है, और क्रिएटर वगैरह कुछ मीडिया से रिलेटेड से होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है राइट स्टेटमेंट। इट इज़ बीइंग सेटअप इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं भी है सपोज इस स्टेटमेंट का, और ये एकदम नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो अगर आप सपोज़ आपको इस क्वेश्चन को सेटअप करना होता, लाइक यू आर द एग्जामिनर, तो आपने ये स्टेटमेंट दिया होता क्वेश्चन में, एंड कुछ चेंज करना होता तो आप सबसे पहले इसको ही चेंज करते ना। हाई प्रोबेबिलिटी होती कि इसको ही चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई और सिटी होगी, आपने उसका सिटी एंड स्टेट का नाम चेंज कर दिया सो दैट क्वेश्चन को अब बना सकें। अदरवाइज़ क्या ही ऑप्शन है आपके पास क्रिएटर लैंड में क्वेश्चन को डिफरेंट क्रिएट करने का कि नो इट इज़ इंडियाज़ 8th ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। अगर ये होता तो क्वेश्चन पुटअप ही क्यों करते, राइट? तो इट इज़ बीइंग सेटअप इन बेंगलुरु कर्नाटका, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? कि ये आपका अमरावती में है, बिल्टअप हो रहा है। कहाँ पे? अमरावती कहाँ है? द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर आपको आइडिया हो कि जहाँ पे आपके बाहुबली वगैरह की शूटिंग हुई थी उसका रामोसी फिल्म सिटी वगैरह, तो ये आपके पहले जो आंध्र प्रदेश था तेलंगाना से सेपरेट होने से पहले, तब उसमें ही था क्या रामोसी फिल्म सिटी, जिसमें आपका बाहुबली की शूटिंग और डिफरेंट बहुत बड़ा सेट है लगता है, उसमें डिफरेंट मूवीज़ की शूटिंग होती है। तो अब वो सेपरेशन होने के बाद तेलंगाना में चला गया, तो है उसको अपने आंध्र प्रदेश को लगा यार हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए बनाया है क्रिएटर लैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके कहाँ पे है ये? अमरावती में, विच इज़ इन योर आंध्र प्रदेश। ओके, सो दिस वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. So coming to the next question, which is your second question, with the reference to Indian coastline, consider the following statements. As per the revised data of 2025, India's total coastline is 11098.81 kilometers. ठीक है, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग इंडियन स्टेट्स फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसमें अगर आप एज एन एग्जामिनर सोचो तो आप क्या चेंज कर सकते हो? एक तो ये डेटा आप चेंज कर सकते हो, और दूसरा कि ये इनमें से अगर कोई स्टेट का नाम है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा एक तो फेमस करंट अफेयर की न्यूज़ है। ठीक है, हमने अपना रिवाइज किया है कोस्ट लाइन को मेजरमेंट करने का तरीका। तो पहले हमारी कुछ 7000 करीबन हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ थी, अब उसको इंक्रीज़ करके सीधे 11 हो गया है। सर ये एकदम से कैसे बढ़ गई हमारी, क्या कोस्ट लाइन बढ़ी है? नहीं, पहले आपकी जैसे ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे थोड़े बहुत इनंडेशंस होते थे, ऐसे रेगुलर तो होती नहीं है सीधी, कि ऐसी थोड़ी हमारा इंडिया इंडिया थोड़ा ऐसा ऐसा करके है हुआ ना कोस्ट लाइन आपकी पूरी। तो उसमें हम पहले क्या करते थे कि ऐसे ऐसे सपोज़ है कोस्ट लाइन, तो हम पहले एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली, अब इसको मेजर कर लिया हमने। ठीक है, तब पुराने ज़माने के मेजरमेंट टूल्स होते थे, कौन अंदर तक जाए एकदम कि इसको भी मेजर करो इसको भी मेजर करो, तो इस वजह से हमारी लेंथ कम थी। अब हमने ढंग से मेजर किया तो पता लगा कि हमारी 11,000 इतना है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट फिगर आपको याद होना चाहिए 11098, यानी कि आपका 11100 होने में 2 कम। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 0.81 भी अच्छे से याद रखना इस पर्टिकुलर फैक्ट को। क्यों? क्योंकि एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इसमें हल्का सा भी चेंज किया किसी ने तो विल बी एबल टू सी कि यार अगर उन्होंने ऐसे दे दिया 11092 11094, तब आपको पता लगाने में इजी हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 कम है 11100 होने में। ठीक है, उसके बाद
गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग इंडियन स्टेट्स फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। तो देखो इस बार की जो न्यूज़ अगर आप देखोगे ना, इसकी अगर जैसे ये डाले हुए इंडियाज़ टोटल कोस्ट लाइन चेंजेस इन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो पहली न्यूज़ ही आपको यही दिखेगी क्या, कि तमिलनाडु बीट्स आंध्र प्रदेश टू बी ऑन द सेकंड पोजीशन। यानी कि पहले आंध्र प्रदेश था, अब तमिलनाडु ने उसको डिफीट करके सेकंड पे आ गया। तो फर्स्ट पे आपका कौन है, गुजरात। अब सर गुजरात कैसे हो सकता है, कैसे याद रखें। देखो एक तो गुजरात की आपकी पोजीशन कैसी है, ऐसी सी है ना, तो यहाँ पे पहले ये मेजर करेंगे, फिर ये, फिर अंदर तक जाएंगे, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ से निकल के इधर जाएंगे, फिर उसमें भी ऐसे करके इधर आना पड़ेगा, गुजरात यहाँ तक है ना, ऐसा पूरा आपका। तो ये बहुत लंबी सी इसकी बाउंड्री कोस्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो एक गुजरात तो आपका फर्स्ट पे है ही। उसके बाद सेकंड पे आपका तमिलनाडु आ गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु याद रखना, और याद रखने का अगर निमोनिक याद रखना है तो एक GTA आपने गेम खेला होगा, GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो। वरना एक और तरीका है कि पहले हम क्यों मेजर नहीं करते थे, ब्रिटिश वाले टूल्स यूज़ करते थे जिसमें हमने एक सीधी लाइन मानी कि भाई ये आपका डिस्टेंस है और फॉलो करना पड़ा। पर हमने सोचा यार कि हमको एकदम घुटन भरी ज़िंदगी में हम नहीं रह सकते, हम अपने टूल्स के थ्रू अच्छे से एग्ज़ाम मेजर करेंगे। तो पहले हमको घुटन होती थी, उसके बाद हमने अपने टूल्स डेवलप करके सही से इसको मेजर किया। तो पहले क्या होती थी, घुटन। तो घुटन से क्या याद रखेगा, घू से याद रखना गुजरात है, ठीक है, टी से आपका तमिलनाडु है, और AN से आपका क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, पहले आपको घुटन होती थी, अब नहीं हो रही है। तो ये भी हो गया आपका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। तो अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली मॉनिटर किया है कि उस टाइम पे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे थे, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि लास्ट डे के अराउंड जब सीज़ फायर वगैरह हो गया था सब कुछ, उसके बाद एक न्यूज़ आई थी बीच में क्या, कि ब्रह्मोस की एक इंटीग्रेशन फैसिलिटी एंड टेस्टिंग फैसिलिटी हमने खोली है, कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। ये आपके योगी आदित्यनाथ जी ने भी न्यूज़ दी थी, तो ये तो आपको अच्छे से पता भी होगा। और लखनऊ की न्यूज़ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है। याद रखने का तरीका भी यही है कि इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो कभी भी किसी के बीच में लड़ाई होती थी, क्या बोलता है, बेटा आज तो हो गया, अब देखते जा तू मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, ठीक है। अब लुक नाउ बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं देखते जा, आगे देख, ठीक है, अब क्या होता है तेरे साथ। लुक नाउ मतलब लखनऊ, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि अब देख बेटा तेरे को, अभी तो हमने ब्रह्मोस से थोड़ा बहुत मारा है, आगे आगे देखते जा अब क्या होता है तेरे साथ, ठीक है। तो लखनऊ ऐसे याद रख लेना, वरना ये तो काफ़ी नॉर्मल सा करंट अफेयर की न्यूज़ है, ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ों के लिए निमोनिक नहीं है, बट जिनके लिए न्यू है उनके लिए भी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन आएगा। क्या है आपका क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशंस इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कुछ लिखा है, फिर 61, 19 एंड 1935। तो देखो एक एक करके हर एक क्वेश्चन से डील करते हैं। तो देखो, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ट्रांसफर्ड अथॉरिटी फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो आपको सारा ये पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये लेजिस्लेशंस लाए गए थे एंड क्यों लाए गए थे, ये चार्टर एक्ट वगैरह क्यों आए थे, ये काउंसिल एक्ट्स क्यों आए थे, उनके बिहाफ पे अगर आपको ये बेसिक आइडिया रहेगा ना, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एटलीस्ट, अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है। पहली बात तो ये टॉपिक है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है, एक एक एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए था कि अब तक कि किस में क्या हुआ है, बट नहीं पता तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके वो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आए थे, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आए थे, नाम से पता लग रहा है रेगुलेट करना, और किसको रेगुलेट करेंगे, जो इंडिया पे रूल कर रहा था। कौन रूल करने लगा था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स नहीं, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगी थी ना। हमारे इनिशियली आई थी तो कंपनी रूल बोलते थे, कंपनी रूल, तो वो था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ट्रेड करने आई थी, फिर धीरे धीरे लालच की वजह से एक तरीके से पॉलिटिकल पावर भी गेन करने लगी, कमर्शियल पावर, सब कुछ मोनोपोली उसके पास हो गई। तो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए हमारे रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ठीक है। वो वाला इनिशियल वाले तो आपको याद होंगे भी, नहीं है तो एक बार देख लेना। फिर इसके बाद आपके पिट्स इंडिया एक्ट आया, सबका सेम ही पर्पज़ था, ठीक है। उसके बाद ये चार्टर एक्ट्स पे आते हैं कि 3 चार्टर एक्ट्स आए थे। चार्टर मतलब होता है आपका लाइसेंस, ठीक है। चार्टर एक्ट क्यों आए थे, वही रेगुलेट करना, एक ही सिर्फ नहीं था। पहली बात तो इसका जो लाइसेंस होता है कंपनी का ट्रेड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए यहाँ पे इंडिया में, उसको रिन्यू करना होता है हर कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो पहला आपका ये जो चार्टर एक्ट्स आए थे उनको, चार्टर को रिन्यू करने के लिए, चार्टर मतलब लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड वगैरह पे रेगुलेट करना, क्यों,
कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही ऐसी कंपनी क्यों है जो इंडिया पे रूल कर रही है, और कोई सपोज़ कोई इंसान है ब्रिटेन में बैठा है, उसको आके ट्रेड करना है तो उसके कोई पावर्स ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली बना के बैठी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, भाई इंडिया मेरा है, यहाँ पे सब कुछ मैं ट्रेडिंग मैं करूँगा। तो कंपनी हैड द मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। तो ब्रिटिश जो मर्चेंट थे आउटसाइड द कंपनी, दे वांटेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। बहुत से लोग थे ना, जैसे सपोज़ अंबानी ने बोल दिया कि बांग्लादेश से सिर्फ मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, और बांग्लादेश पे मस्त रूल करके बैठा है। अडानी आया, भाई तुम ही क्यों रूल कर रहे हो भाई, हमको भी थोड़ा अमीर होने दो। तो इस वजह से चार्टर एक्ट्स आए गए थे। क्या क्या? लाइसेंस रिन्यू करना, जो ट्रेड मोनोपोली है वो, प्लस सरकार को भी तो लग रहा होगा कि भाई ये कौन सी कंपनी है जो खुद का ही रूल बना के बैठी है। थोड़ी क्राउन की पावर आनी चाहिए ना, जो किंग है, जो क्वीन बैठी है वहाँ पे, उसकी असली पावर होनी चाहिए इंडिया में, कंपनी की थोड़ी होती है कभी, ठीक है। और थोड़ा बहुत गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि एक तरीके से जो इंडिया है वो ब्रिटिश की ही टेरिटरी है ना, तो इस वजह से थोड़े रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत थी कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाए, हमारे मिशनरीज़ को भेजें, ये सब रिफॉर्म करने के लिए चार्टर एक्ट्स आए थे। इनिशियली चार्टर एक्ट्स का काम क्या था? आपके उसकी मोनोपोली को हटाना ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब तो हर एक में देखो यही चीज़ होगी। अब 3 एक्ट थे आपके, 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 और 53, ठीक है। अब हर एक में क्या क्या हुआ था, तो देखो सबसे पहले आप क्या आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, वेट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो देखो इसमें नाम क्या है, 13, यानी कि उसमें बोला गया कि भाई सिर्फ 13 ही रूल क्यों चल रहा है मिस्टर कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ 13 ही रूल क्यों चल रहा है, 13 लिखा ना, तो सब कुछ इसके अगेंस्ट में होगा कि 13 ही रूल क्यों चल रहा है, सारी ट्रेड वगैरह है, सब कुछ इसकी मोनोपोली एंड करो भाई, सब में इसकी ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई कि सिर्फ 13 रूल नहीं चलेगा, ठीक है। और सब में कर दी, मतलब इसका एक्सेप्शन भी थे, टी और चाइना के साथ ट्रेड में के अलावा बाकी सब कुछ ख़त्म कर दिया इसका, ठीक है। तो यही आपको याद होना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें कि कुछ 1 लाख रुपए एनुअली सैंक्शन हुए थे एजुकेशन के लिए, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, वो सब आप पढ़ लेना, बट एक बेसिक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मैं हर एक का, ठीक है। तो 13 से याद रखना कि 13 मतलब 13 ही रूल नहीं चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए आया था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 वाला। अब 33 क्यों आया था? 1833 वाला, 1833, 33, तो याद रखना, इसके नाम में ही याद है, इसको सेंट हलीना एक्ट भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो 33 में वर्ड आ रहा है 33, तो वो किसकी तरह साउंड कर रहा है, थोड़ा बेंटिक, 33 स हटा दो तो 33 बेंटिक, थोड़ा सिमिलर राइम कर रहा है ना, तो याद रखना बेंटिक आया था। और बेंटिक को क्या बना के भेजा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपका रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, उसकी जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, किसको? आपके बेंटिक को, ठीक है। तो बेंटिक याद होना चाहिए आपको, किससे? 33 से। 33 में 13 में आपका क्या देखा था हमने, 13 में 13 ही मोनोपोली नहीं चलेगी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ठीक है। 33 में क्या किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, बेंटिक आ गया और ये दोनों भी हटा दिए गए, कि मतलब कंप्लीट पावर आ गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसकी ख़त्म कर दी गई, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो सिर्फ इसमें ये याद रहना चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कुछ लॉ कमीशन सेटअप हुआ था अंडर मैकॉले, ये सब आप अपने नॉलेज के हिसाब से देखना कितना आपको याद रखना है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 53 आया अब, 1853। 53 किसकी तरह साउंड कर रहा है? तीरप्पन, कोई है ऐसा? वीरप्पन। और वीरप्पन ने क्या किया था, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को किडनैप कर लिया था, एकदम तहलका मचा दिया था कि लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव है, सब में तहलका मचा दिया। तो उसके ऊपर कई सारी कमिटीज़ और काउंसिल्स बिठाए गए कि भैया क्या है कर रहा है ये आदमी, सबको घेर ले रहा है, सबको पकड़ ले रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस को किडनैप कर ले रहा है। तो याद रखना उसने किस में मचा दी थी हलचल, लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव, सब में दरारें आ गई थी। तो फर्स्ट टाइम कंपनी के सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डिफाइन हुए थे, ठीक है ये। और एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, याद रखना, वीरप्पन की वजह से काउंसिल और कमिटीज़ वगैरह बनाई गई थी, तो याद रखना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया था। उसके बाद बहुत सी अलग चीज़ें थी इससे रिलेटेड, कि सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था, 6 न्यू मेंबर्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया था, वो सब सेकेंडरी है, आपको बेसिक याद होना चाहिए। तो क्या क्या याद हुआ आपको? 13 से 13 मोनोपोली नहीं रहेगी, 33 से 33 बेंटिक, और बाकी जो 13 में छोटी मोटी ट्रेड टी और चाइना के साथ थी वो सब भी एंड कर दी थी। और 53 में वीरप्पन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको हल्का मोटा सा आइडिया होना चाहिए इतना। ये तो आपके चार्टर एक्ट्स हो गए।
तो इस बिहाफ पे आपको पहला स्टेटमेंट क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ट्रांसफर द अथॉरिटी फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा तो हमने किसी और में देखा था, बेंटिक में देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको बनाया गया था। बेंटिक में क्या था, 33, ठीक है, तो याद रखना 33 में था वो। 13 में तो आपको क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कम कर दी थी, ठीक है, हटा दी थी इसकी मोनोपोली, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब क्या हुआ था, ये तो चार्टर एक्ट्स थे। उसके बाद आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये आप सबको पता होगा क्या था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद थोड़ा क्राउन का रूल आना चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा के क्राउन का रूल एक्चुअल में आ गया था। तो ये सारी पावर्स वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन और क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये याद रख लेना। और बाकी जो जनरल चीज़ें हैं कि वॉइस रॉय आ गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम वॉइस रॉय हो गया था, वो सब ये सिंपल सा एक्ट है, ये सबको आता है 1858 वाला, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब क्या हुआ था, कुछ ये जो याद नहीं होते वो हैं काउंसिल एक्ट्स। कहाँ से आ गए काउंसिल एक्ट्स, क्या थे, काउंसिल एक्ट, नाम क्या लग रहा है, कुछ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होते हैं ना आपके, इनमें आने के लिए ही कुछ काउंसिल एक्ट्स आए थे। अब क्यों आए थे, पहली बात तो जैसे चार्टर एक्ट तो देखा ना हमने, ट्रेड में मोनोपोली वगैरह इसको रिड्यूस करने के लिए आए थे, वैसे ही काउंसिल एक्ट्स क्यों आए थे। पहला कि यार अब इंडियंस को कैरेट के साथ साथ स्टिक भी तो देनी पड़ती है, याद है कैरेट और स्टिक की पॉलिसी। तो स्टिक तो पिटाई कर देते थे, कैरेट में मतलब कुछ एक लालच देते थे कि देखो हमने एक इंडियन काउंसिल एक्ट निकाला है, तो ये आप लोगों के फेवर में है कि इंडियंस को हम धीरे धीरे करके काउंसिल में लाना चाह रहे हैं, हम आपके अकॉर्डिंग अपनी सरकार दौड़ाएंगे, ऐसा लालच देते थे। पर जब निकलता था एक्ट तो उसमें एकदम खोखला सा निकलता था, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एक तरीके से, और लॉज को थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। क्या रियल में ऐसा नहीं, सिर्फ दिखावटी कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ यार हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। प्लस कांग्रेस बनने लगने वाली थी अब आगे जाके, उससे प्री कांग्रेस कमिटीज़ भी थी कुछ, तो अब प्रेशर क्रिएट करती, तो उनको प्रेशर को एक डायरेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्ड टू इंडियन पॉलिटिकल डिमांड्स, ठीक है। इंडियन इंटेलिजेंशिया था वो कुछ ना कुछ डिमांड करता था, तो उनको एक काइंड ऑफ कुछ उपहार देने के लिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स आने लगे। तो इसके नाम में काउंसिल है तो पता लग रहा है कि काउंसिल्स में एंट्री करने के लिए कुछ रिलेट होगा इससे, ठीक है। और प्लस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी इसके थ्रू कि आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स निकाल दिए, किसी को ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो आपसी लड़ाइयाँ हो जाएँ, इस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे। तो ये आपका जनरल आइडिया हो गया। अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या एक्ट्स थे। पहला था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, ये तो याद रखो पहले, और एक 1909 भी था, ठीक है। तो पहले 1861 देखते हैं। तो देखो 1861 के लास्ट में 1 है, और 1 को हमेशा इसमें याद रखना, 1 में क्या है, आई लिख देना 1 की जगह। तो इंडियंस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, एसोसिएट किया था लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, ठीक है, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कुछ हो नहीं, तुम बस दिखावा के लिए हमने डाल दिया है। इनमें वो आपके नाम आते हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, इनको कि भाई आप लोग जाइए, लगे लोगों को कि भाई इंडियंस भी आ गए हैं गवर्नमेंट में। पर वो कौन से थे, उनके प्यारे लोग, किसी ने कोई नॉमिनेट नहीं किया, बस ऐसे ही सीधे उठा के डाल दिए कि 3 इंडियंस को हमने एसोसिएट कर दिया, विच आर ऑल्सो नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स, ठीक है। तो याद रखना 61 में एक है, एक से आपको इंडियंस को याद रखना, पहली बार लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एंट्री हुई। उसके बाद 1892, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 92। अभी तक सबको हिंदी में ही पढ़ रहे हैं ना हम, जैसे 13 को 13 पढ़ा, 33 को 33 में बेंटिक किया, फिर 53 में 53 किया, 61 में ये कर लिया, बस इंडियंस को ये कर लिया, ठीक है। और क्योंकि आई आ रहा है लास्ट में, और 92 में फिर से 92। तो क्या किया 92 में हमने ये किया, हमने नहीं किया, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये किया कि, एक सेकेंड, हाँ 92 में उनका क्या किया, बहाने लगाए, सिमिलर साउंडिंग है ना, 92 बहाने, क्या बहाने लगाए कि भैया अब आपके इलेक्शन तो होंगे। इन्होंने बोला कि भाई आपने इंडियंस को ऐसे कहाँ से घुसेड़ दिया बिना किसी इलेक्शन के, तो बोला भाई ऐसा क्या बात है, लो इनडायरेक्ट इलेक्शन ला देते हैं हम। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या किया, सिर्फ नॉमिनेट कर दिया, वो भी कौन, ब्रिटिशर्स ही नॉमिनेट कर रहे थे, किसको नॉमिनेट करेंगे, ऑब्वियसली अपने प्यारे लोगों को। तो बहाने मारे कि हमने देखो इलेक्शन ला दिया है, बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। फिर इसके बाद इन्होंने एक और बहाना बनाया कि हम भाई बजट भी आप लोग आराम से डिस्कस करिए, ठीक है। तो पता लगा कि वहाँ पे बजट डिस्कस करने गए पर उस पर वोट ही नहीं कर सकते थे, तो ये बहाने मारते रहे।
1892 में इन्होंने बहाने मारे। फिर आया आपका 1909। तो 1909 में क्या हुआ आपका, 1909 में नाम में ही नो आ रहा है, नाम में आ रहा है ना नो, नो मतलब नहीं। तो यानी इन्होंने बोला कि यार हिंदू मुस्लिम की एकता तो बढ़ती जा रही है, इनके बीच में एकता नहीं बढ़नी चाहिए, नो। तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट का वो दे दिया, इंट्रोडक्शन किया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब ये आया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हिंदू मुस्लिम में थोड़े डिविजन्स आने लगे कि भाई इनको सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दे दिया, ठीक है। तो ये आपका नो से याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट। और एक चीज़ और याद रख लेना नो से, ये ऐसे बनाया ना निशान मैंने, तो इससे याद रखना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एंट्री हुई। यहाँ तो आपको लेजिस्लेटिव वगैरह में हो रही थी, एग्जीक्यूटिव में भी होने लगी है, पहली एंट्री इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, नो में हुई वो। तो इतना आपको बेसिक याद होना चाहिए। उसके बाद 19 और 35 आगे देखते हैं अगर ऑप्शंस हैं तो ये 3 काउंसिल एक्ट और वो 3 चार्टर एक्ट याद होने चाहिए आपको अच्छे से। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तो हमने देख लिया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 अलाउड वॉइस राइट टू नॉमिनेट इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द टू द काउंसिल। सर अभी अभी पढ़ा था हमने, बस याद नहीं आ रहा। देखो आई याद आया अब, इंडियंस, तो ये रहा नॉमिनेट इंडियंस एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, तो ये सही हो गया अपना, ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल अवार्ड। अगर आपको ये नहीं भी पता है 1919, पर ये हमको पता है कम्युनल अवार्ड वही है आपका क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मैंने बताया ना, तो वो आपका 1909 से रिलेटेड है। 9 में कम्युनल अवार्ड यानी कुछ कम्युनल चीज़ की है ना कि इन सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, तो वो 1909 में है, ठीक है। तो वर्ड से डरना मत, कम्युनल अवार्ड आपने सिर्फ समझने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट से पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो एक बार 19 और 35 भी देख लेते हैं, हल्का फुल्का आइडिया क्या है इनमें। तो देखो यहाँ पे लिखो बीसी, यहाँ पे लिखो डीपी। बीसी क्या है, डीपी क्या है, देखो सी से याद रखना है सेंटर, पी से याद रखना है प्रोविंसेस यानी कि स्टेट, ऐसे याद रख लो। तो सेंटर में क्या किया इन्होंने, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बाइकैमरलिज्म पता है ना आपको, अपर हाउस लोअर हाउस, उसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। प्रोविंसेस में क्या किया इन्होंने, डायरकी इंट्रोड्यूस की, ये आपका 1919 हो गया। और भी चीज़ें की बहुत सारी, क्या कि आपका कुछ इंक्रीज़ किए होंगे मेंबर्स लेजिस्लेचर में, कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, पीएससी वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। मैं आपको बस एक मोटी जिस्ट दे रहा हूँ जिससे यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये तो 19 का हो गया। अब 35 में क्या किया इन्होंने, 35 में भी इन्होंने क्या किया कि ये जो डायरकी थी आपके प्रोविंसेस में, इसको हटा दिया कि भैया यहाँ डायरकी नहीं रहेगी, अब उठा के कहाँ डाल दिया, सेंटर में डाल दी डायरकी। और ये जो आपका बाइकैमरलिज्म था इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया बस, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो डीपी थी वो उठा के इधर इसमें से हटा के डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में डाल दिया कि अब सेंटर में भी इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। उसके बाद सेकंड चीज़ है बाइकैमरलिज्म को एक्सटेंड कर दिया कुछ अलग अलग प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके 35 में हो, प्लस एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस बनाई थी, बस ये रिकमेंड किया था, ठीक है। और क्या था इसमें कि एक फेडरेशन होगी प्रोविंसेस के, प्रिंसली स्टेट्स के, बट वो कभी इफेक्ट में नहीं आई बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स कभी ज्वाइन नहीं किया उनको उसको, तो ये याद रख लेना बस, एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो, कि क्या थे चार्टर एक्ट्स, क्या थे काउंसिल एक्ट्स, ठीक है, क्या रेगुलेटिंग एक्ट थे, क्यों इनके नाम ऐसे थे एंड क्या क्या इनमें था, ठीक है। ऑल्दो आई वुड वांट एवरीवन टू रीड देम थोड़ा अच्छे से ताकि आपको क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू रीसेंट एआई इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सर्वम एआई हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर इंडिया एआई मिशन टू बिल्ड इंडियाज इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इंडिया का इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किसी को सेलेक्ट किया गया है, विच इज़ नोन एज सर्वम एआई, ठीक है, इंडिया एआई मिशन के अंदर का। एआई कोशा पोर्टल इज़ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एआई मॉडल्स एंड डेटा सेट्स। India's first AI special economic zone is being established in Gandhinagar, Gujarat. India's first AI university will be set up in Karnataka. सोचो अब आप वही सेम एग्जामिनर वाला रूल कि अगर आप एग्जामिनर हो तो आप क्या करोगे इनमें से चेंज, कि सर्वम एआई हैज़ बीन सेलेक्टेड इन इंडिया एआई मिशन टू बिल्ड इंडिया, ठीक है। हो सकता है आप इसका नाम चेंज कर दो, पर इसका नाम रख के क्या चेंज करोगे, मतलब कुछ और रख सकते हो कि थोड़ा सा इतना कोई फेमस नाम नहीं है कि मतलब यहाँ पे सपोज WHO कुछ ऐसा सा नाम होता कि यूनेस्को, तब आप चेंज कर सकते थे कि यूनेस्को की जगह आपने कर दिया कुछ यूनेक्टाड कर दिया, ठीक है। बट ये इतना मेजर चीज़ नहीं है।
उसके बाद AI कोशा पोर्टल इज़ द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ AI मॉडल्स एंड डेटा सेट्स। तो इसमें क्या है, कोश अध्यक्ष, कोश पढ़ते थे ना हम, कि किसी चीज़ का को मतलब कहीं पे रखना, उसको कोश बोलते थे। तो ये क्या है, रिपोजिटरी तो है ऑफ AI मॉडल्स एंड डेटा सेट्स। नाम से भी पता लग रहा है, कोश का मतलब यही होता है कि रिपोजिटरी है किसी चीज़ की। अब AI की रिपोजिटरी है तो यही AI मॉडल्स और डेटा सेट्स ही रखेंगे, ठीक है। इसको भी रॉन्ग करना थोड़ा टफ है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट AI इकोनॉमिक जोन है, इट इज़ बीइंग स्टैब्लिश्ड इन गांधीनगर, गुजरात। तो गांधीनगर में नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो याद रखना कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। यूजुअली हम देखते हैं ना SEZ, देखते हैं हम, अरे हाँ असली वाला SEZ भी पहला गिफ्ट सिटी कुछ गुजरात में होगा, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है गांधीनगर में। तो यही एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं। आपको भी फ्रेम करना हो तो आप भी यही सबसे पहले करो, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इट इज़ बीइंग स्टैब्लिश्ड इन नवा रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखना, ठीक है। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कैसे याद रखूँ, देखो आपका जो AI वगैरह है वो आप कितनी भी उसको राय दे दो कि भाई ये करना वो करना, पर वो अपने हिसाब से करता है। जो उसके फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, जो उसको सिखाया गया है AI को, सिर्फ उतना ही जानता है। तो उसको राय वाय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, करेगा वो अपने हिसाब से ही, ठीक है। तो राय पूरी बेकार जाती है आपकी। तो AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है आपका, रायपुर। कितनी भी राय दे दो पूरी, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन कर्नाटका। तो अब हम आपको भी एज एन एग्जामिनर किसको चेंज करोगे, इसको ही चेंज करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि करंट अफेयर क्या है और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, कर्नाटका में नहीं है। यूजुअली हम सोचेंगे ना यार AI से रिलेटेड चीज़ें हैं और बैंगलोर कर्नाटका तो हब है इन चीज़ों का, तो हम पॉसिबिलिटीज़ को ठीक कर देंगे। बट ये देखो यूनिवर्सिटी से पूछ रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपके महाराष्ट्र में ओपन हुई है, याद रखना, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में नहीं है, ठीक है। तो आंसर वुड बी 1 और 2 ओनली, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्या है, नेशनल आयुर्वेदा डे विल बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो देखो नेशनल आयुर्वेदा डे है, तो हम लोग जो मेडिसिन्स लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स कौन सी ली जाती हैं, फर्स्ट नंबर पे आपकी होती है एलोपैथिक मेडिसिन्स, एलोपैथी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दूसरे या तीसरे नंबर पे आपकी होम्योपैथी और आयुर्वेदा कहीं आती हैं। तो दूसरे पे या तो होम्योपैथी ज़्यादा है या आयुर्वेदा ज़्यादा है, इसका फिक्स आंसर नहीं हो सकता, दूसरा या तीसरा कहीं है। तो दूसरा और तीसरा से तो ये याद हो गया। उसके बाद सितंबर भी याद रख लो ना, क्योंकि यार इतने सारी चीज़ें हैं एक एक साथ, अभी देखने में याद रहेगा कि नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, अभी सर कुछ दिन पहले गया तो याद रहेगा, पर जब तक एग्ज़ाम तक पहुँचोगे सब साफ़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ याद रखना कि सर ने आयुर्वेदा से बताया था कि दूसरे या तीसरे नंबर पे है, तो 23 याद रहेगा। और एक्सेप्ट नहीं करते उसको लोग, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी थोड़ी कम है, तो एक्सेप्ट, तो सेप्ट से याद रखना, एक्सेप्ट से कुछ बोला था उसने, ठीक है। तो 23 सितंबर। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओनली 7 कंट्रीज़ फॉलो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का PM 2.5 एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा ऐसा है। इंडिया इज़ रैंक्ड 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 कंसेंट्रेशन। ओहो। Bairinhat in Meghalaya is recorded as the most polluted metropolitan area globally। वाह भाई वाह। चलिए देखते हैं इसको एक एक करके। तो देखो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्या क्या हैं कि सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं ऐसे वर्ल्ड में जो PM 2.5 एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो WHO ने सेट किए हैं। अपनी अपनी कंट्रीज़ में सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए हैं, पर जो WHO ने सेट किए हैं वो सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं ऐसी जो फॉलो करती हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद रखने वाली है कि 7 ऐसे देश हैं जो एक साथ आ रहे हैं एक दूसरे के, किसके, एयर पोल्यूशन से फाइट करने के। तो सिर्फ 7 ऐसे लोग देश हैं, ठीक है, यानी कि 17% मान लो, या टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ रैंक्ड एज द 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 कंसनट्रेशन। ये PM 2.5 है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से देश की फर्स्ट पे हैं, शुरुआत के 4 कैसे याद रखें। देखो चलो बैन करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, तो याद रखना, चलो बैन करते हैं पाकिस्तान को में K से नहीं है, C से है। चलो से मतलब है चैड, बैन से मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, को से मतलब कॉन्गो, उसके बाद अपना इंडिया आ जाता है। तो इंडिया इज़ द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, चलो बैन करें पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद हो गई। तीसरा क्या है, बायरनहाट इज़ इन मेघालय इज़ रिकॉर्डेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। सर हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, पर ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा कि सबसे पॉल्यूटेड ये कोई जगह हो। पर देखो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एरिया याद रखना, जो मेट्रोपॉलिटन आपका आसाम मेघालय बॉर्डर पे पड़ता है, इसका नाम है बायरनहाट, बायरनी हाट जो भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको बोला गया है वर्ल्ड में ही, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली। ठीक है, तो बार्नी हाट, अजीब सा नाम आएगा, उसको टिक कर देना। ठीक है कि हाँ भैया ये तो सर ने पढ़ाया था कहीं। बड़ा नहीं है, छोटा सा एरिया है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ऐसे याद रखना, बर्नी हाट बड़ा नहीं है। इन मेघालय इज रिकॉर्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। कौन पब्लिश करता है? IQ एयर। ठीक है, दोनों में एयर से है, ये इतना तो याद होगा भी। ठीक है, ये इसमें ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और मैच द SDGs, ये आपका स्टैटिक पोर्शन विद देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। सर ये तो हमको आता है, सब क्या कर रहे हो, हटाओ इसको, आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि SDG 12 क्या है, तो आप बता पाएंगे? नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल दिया है मैंने ताकि यू आर एबल टू सॉल्व। बाकी एक बार सबकी पूरी लिस्ट को कैसे याद रखना है वो देख लेंगे। तो देखो क्विकली मैं बताऊंगा सारे SDGs, कोई कहानी वगैरह याद नहीं रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि मुझे भूख लगी थी, हंगर है, फिर मुझे पॉवर्टी हुई, ये सब स्टोरी के थ्रू हम स्टोरी याद रखनी भूल जाते हैं। तो देखो हर एक नंबर को उसकी पहचान से याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी इंडिया में मुसीबत है हमारी पॉवर्टी, इसी से ही सब कुछ लिंक्ड है। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोला जाता है ना, कि पॉवर्टी की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भुखमरी है, ये सब है, और घूम फिर के बाद वापस पॉवर्टी पे आ जाती है। तो पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू आवर ग्रोथ। तो पॉवर्टी हमेशा एक नंबर पे है, बस पॉवर्टी याद रखो आप, सबसे ऊपर पॉवर्टी है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। SDG 2 मतलब 2 वक्त का खाना। ठीक है, इसको एक ही बार बताऊंगा, लिख लेना कहीं पे या कुछ भी। 2 वक्त का खाना यानी कि कुछ भूख से रिलेटेड है, हंगर। ठीक है, बोलते हैं ना 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है। 3 मतलब क्या है आपका? 3 मतलब है आपका गुड हेल्थ। कैसे याद रखें? देखो 3 जो वर्ड है आपका, 3 ऐसा लग रहा है ना कि बाइसेप्स का जो आपका निशान होता है, ये उसी का निशान है। तो याद रखना 3 इक्वल्स टू योर हेल्थ, तो गुड हेल्थ। 4 इक्वल्स टू एजुकेशन। कैसे याद रखोगे? एजुकेशन मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हो आप, किस पे करते हो? कि 4 पैरों की कोई मेज हो या कुर्सी हो, उस पर बैठ के करते हो ना, तो हमेशा 4 पैरों वाली कोई चीज़ सही चाहिए, वरना हिलते डुलते ऐसे थोड़ी खड़े खड़े पढ़ लोगे सारे दिन। यू नीड 4 चीज़, कुछ 4 पैरों वाली कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, 5 को हमेशा बोलते हैं ना कि जिसका मूलांक 5 है वो एकदम बैलेंस वाला है। ठीक है, मूलांक 5 यानी कि जैसे 10 शुरू के जो 10 नंबर्स हैं उनमें 5 ऐसा नंबर है जिसके 4 भी ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, तो एकदम बीचों बीच इक्वालिटी लाता है ये। ठीक है, तो इक्वालिटी से याद रखना कि आपका 5 है क्या? जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इसी का ही जो दोस्त है 10, वो क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, वो आगे देखेंगे। ठीक है, 5 हो गया। छठा क्या है आपका? छठा है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 6 का जो डिजिट है वो ऐसा है देखने में, 6, यहाँ पे पानी भरा हुआ है सपोज करो, और ऊपर नल है। ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 से याद रखना है ऐसे। 7 से आपका क्या है? 7 से है आपका क्लीन एनर्जी। अब इसको कैसे याद रखोगे? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आपका 7 नंबर का जो है उसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना कि मतलब आपकी क्लीन एनर्जी क्या है? सपोज रूफ टॉप सोलर सेल्स लगे हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसे होता है ना, रूफ टॉप सोलर सेल, नीचे बैटरी होती है। तो ये 7 से आपका क्या याद रखोगे? 7 से आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 से क्या है? 8 से आपका क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क या इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिंबल है वो है, देखो इन्फिनिटी। सबको चाहिए ना कि हमारी कंट्री में मतलब इनफाइनाइट पैसा है, इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो, तो ये याद रखना इनफाइनाइट का जब भी सिंबल आए तो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है। डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, और अपनी सैलरी वगैरह भी सबको चाहिए एकदम इनफाइनाइट है, हम फाइनेंशियली फ्री रहें भाई। ठीक है, 9 क्या है आपका? इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड है। क्या आप कैसे याद रखेंगे? कर्सिव में आप 9 आई को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हो ना, कुछ भी लिखना हो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, ऐसे ही लिखते हो इनोवेशन। ठीक है, तो कर्सिव में 9 मतलब आई होता है। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों में आई आ रहा है, और आई को कैसे लिखते हैं हम? आई से, ऐसे 9 की शेप में। 10 मैंने बोला 5 का डबल, 5 में क्या था? जेंडर इक्वालिटी। तो 10th में क्या होगा? ये भी इक्वालिटी से है, बट इन इक्वालिटी की रिड्यूस करने हैं हमको इनइक्वालिटीज़। जेंडर से ही नहीं, बाकी सारी भी इनइक्वालिटी, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ की इनइक्वालिटी हो रही है, वो सब रिड्यूस करनी है हमको इनइक्वालिटी। ठीक है, तो 5 पता है तो 10 भी पता हो गया। 11 क्या है? 11 है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 11 इज़ योर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। कैसे याद रखें? कि देखो सिटीज़ क्या होती हैं? सिटीज़ में क्या बोलते हैं हम? ये बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ऐसी ऐसी करके। ठीक है, तो ये 11 का फिगर बनता है, ये देखो। तो ऐसे याद रखना, SDG 11 इक्वल्स टू ऐसे सिटीज़ में बड़ी बड़ी
बिल्डिंग्स बनी आ रही हैं, ठीक है। ये आपका SDG 11 हो गया। 11 के बाद क्या है, 12 भी आना चाहिए, ठीक है। SDG 12 बाद में देखते हैं। 13 क्या है आपका, पहले 13 देखते हैं। 13 है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब जैसे 13 मतलब अगर आपने देखा हो कि US वगैरह का क्या स्टांस है क्लाइमेट को लेके, कि वो बोलते हैं भैया क्लाइमेट चेंज कुछ है ही नहीं, तो बोलते हैं ये तेरा जिम्मेदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है, एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं कि भाई मैं क्यों दूँ पैसा, ठीक है। तो 13 मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लेम किस में होता है, तेरा तेरा है, तेरा है। तो 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन, कोई एक्शन लेना नहीं चाहता क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने 14 को भी अभी छोड़ते हैं, फिर 15, 16 और 17 तीनों आते हैं। उसको याद रखना, LPG जो रिफॉर्म्स थे उससे LPG को याद रख लेना। क्या है LPG? L से है आपका क्या, लाइफ ऑन लैंड। P से क्या है आपका, P है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। G से है क्या आपका, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, गोल से रिलेटेड है। P क्या है आपका, पीस जस्टिस, इनसे रिलेटेड है, पीस वगैरह से। L क्या था, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 14 आप और 12 बचे हमारे, वो देख लेते हैं। तो देखो 14 तो ऐसा याद रखना कि 15 में जब लैंड से रिलेटेड बात हुई थी कुछ, लाइफ ऑन लैंड, तो उससे जस्ट पहले एक बार लाइफ ऑन वाटर की गई होगी, ठीक है। तो 14 ऐसे याद रख लेना कि लाइफ ऑन वाटर, अंडर वाटर, ठीक है। तो 14 ऐसे याद रख लेना। 12 का क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 12 को ऐसे याद रखो, बड़ा। 12 को 12 बोलते हैं ना, 12 से याद रखना बड़ा। बड़ा क्या, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा ना कि यार मैं छोटा मोटा ऐसे थोड़ी क्लिप बना रहा हूँ छोटे बेटे, वो छोटा मोटा प्रोडक्शन हो गया। वो तो कुछ बड़ा प्रोडक्शन करना है, कि सपोज़ हम कोई पावर प्लांट खोल लिया, कुछ बड़ा सा करना है, कुछ प्रोडक्शन हमेशा बड़े चीज़ के रिलेटेड करना चाहिए। तो बड़ा या ना रिस्पॉन्सिबल हो, बट बड़ा हो थोड़ा, प्रोडक्शन या कंजम्पशन, ठीक है। तो ये आपके सारे SDGs हो गए। नहीं याद हुए तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करना, बैक करना और देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप ही खुद सॉल्व करके कमेंट करना कि सही आंसर क्या आएगा इसमें, ठीक है। इसका नहीं, सॉरी, इसका SDGs वाले का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर द अनडाइंग लाइट। आप लोग देखो क्वेश्चन, तब तक मैं साफ कर रहा हूँ कि द अनडाइंग लाइट इज़ अ बुक रिटन बाय। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं आपके R.K. नारायण, गोपाल कृष्ण गांधी, रामचंद्र गुहा और शशि थरूर, ठीक है। तो इनमें से द अनडाइंग लाइट किसने लिखी है बुक? तो देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि अनडाइंग और लाइट, लाइट से आप याद रखना, हम भगवान को ही बोलते हैं ना, भगवान पथ प्रदर्शित करें, अपना मार्ग दिखाएं, ठीक है। तो लाइट से आपको याद रखना है एक भगवान का नाम होगा, कि गोपाल कृष्ण तो भगवान का नाम हो गया, ठीक है। लाइट इक्वल्स टू भगवान, भगवान ही आपको सही उम्मीद की किरण देते हैं ना, तो गोपाल कृष्ण तो भगवान का नाम हो गया। उसके बाद अनडाइंग से याद रखना है गांधी जी, कि गांधी जी मर के भी अमर हो गए, हर एक के नोट पे गांधी जी हैं अभी भी, ठीक है। तो याद रखना ऐसे कौन सी चीज़ है जो मर के भी अमर है, वो है हमारे गांधी जी। तो याद रखना ऐसे क्रॉस वाला याद करना है। अनडाइंग से गांधी जी हैं, लाइट से आपके भगवान हैं, गोपाल कृष्ण गांधी, ये आपका अनडाइंग लाइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि हर एक समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि ये समिट कहाँ हुआ है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक में ही क्लब कर दिया है हमने कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, आपका बिम्स्टेक कहाँ हुआ था, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कहाँ हुआ था, G7 कहाँ हुए थे। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखो बिम्स्टेक, एक हो गया बिम्स्टेक, एक हो गया आपका ब्रिक्स, दो तो बी से आ गए, ठीक है। उसके बाद एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, जिसको टेक्नोलॉजी लिख दिया, और एक G7 है आपका। तो सबसे पहले देखो बिम्स्टेक से है ना आपका, वो है आपका कहाँ, बैंकॉक में, और आपका ब्रिक्स है आपका कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। ये आपका कहाँ है, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। तो देखो ब्रिक्स में है जो BR से स्टार्ट हो रहा है, उसका आंसर भी BR से ही स्टार्ट है, ब्राज़ील में, ठीक है। एग्जैक्ट जगह है आपका रियो डी जेनेरियो, वो आप देख के पहचान जाओगे, ब्राज़ील का ही ऑप्शन है, ठीक है। ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था आपका, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। BR से स्टार्ट है, BR पे ख़त्म है। बिम्स्टेक भी B से स्टार्ट है और B पे ही ख़त्म हो रहा है, यानी कि बिम्स्टेक का भी B से ही है, पर यहाँ पे बिम्स्टेक है तो ये थोड़ा कन्फाइंड जगह पे है ना अपना बिम्स्टेक। तो ये आपका कहाँ पे, बैंकॉक में हो रहा है, इसका याद रख लेना। ये BI है, BA है, वो सेम पे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, पर हैं दोनों B से स्टार्ट। तो बिम्स्टेक का जब भी देखो आपको याद आना चाहिए, सर B से ही कुछ बताया था, पर ब्राज़ील नहीं बताया था। सर ने बोला था ब्राज़ील और ब्रिक्स एक जैसे हैं, तो वो ब्राज़ील में तो नहीं हो सकता, तो बैंकॉक इज़ द अदर ऑप्शन। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आपका हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। याद रखना न्यू दिल्ली में हुआ था अपने। दिल्ली में तो वैसे ही पता है कि कुछ एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ हुई है,
और इंडिया में होगी होगी क्योंकि अभी इंडिया ग्लोबल हब भी है टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद 51st G7 समिट, तो देख लो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट भी करना हो तो G7, क्योंकि G7 कंट्रीज़ में इंडिया तो है नहीं, तो न्यू दिल्ली में तो होगी नहीं। बैंकॉक में तो कोई G7 समिट करेगा नहीं क्योंकि वो भी नहीं है। और ब्राज़ील में, ब्राज़ील भी नहीं है, तो कहाँ पे हो सकता है? कानाकासस कनाडा, ठीक है। तो याद रखना G7 जो है आपका, वो आपका कनाडा में हुआ था। और जो कैनस्किस जो है वो भी थोड़ा कनाडा जैसा ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और अब क्या हुआ आपका आंसर? बिम्स्टेक इज़ इन योर बैंकॉक, यानी ए का 2, टेक्नोलॉजी इज़ इन 3, दैट इज़ न्यू दिल्ली, G7 इज़ योर 4, और ब्रिक्स है आपका BR ब्राज़ील में, यानी कि 2341, 2341 ए इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर द स्वावलंबिनी स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम्स टू। ये वैसा क्वेश्चन है कि अगर सपोज आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, इससे आप सीखने को मिलेगा। स्वावलंबिनी स्कीम, अगर कुछ नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन आ गया ऐसा कि किससे रिलेटेड है, तो दिमाग कैसे दौड़ाओगे? पहला, स्वावलंबी होना मतलब पता है कि सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड होगा। तो अगर किसी को आप फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ी कर रहे हो, कुछ आप स्किल थोड़ी दे रहे हो, कुछ किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो पहले काट देना बहुत तेज, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट विमेन साइंटिस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस टाइप का सपोर्ट? बहुत वेग बात की गई है कि सपोर्ट विमेन साइंटिस्ट, कैसे उसके भाई उठा के ले जा रहे हो, उनको डाल दे रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि किस प्रकार का सपोर्ट? ये भी एकदम वेग सी बात है, ठीक है। उसके बाद एनकरेज कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी अमंग विमेन अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में डिजिटल लिटरेसी विमेन के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। और दूसरा, प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, ये थोड़ा इंडिया के अक्रॉस है, तो एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ ही जाओगे। तो स्वावलंबी नहीं, मतलब स्वावलंबी बना रहे हैं आप किसी को, तो उसका आंसर है प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये आप आगे जाके सीखोगे कैसे, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेसिफिक दिया है, तो थोड़ी चांसेस हैं कि आप ये स्पेसिफिक में ज़्यादा ऑप्शन पे सेट किया हो एग्जामिनर ने, ठीक है। तो ये आपका स्वावलंबिनी स्कीम हो गया। नेक्स्ट क्या, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन आ गया एक और, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो देखो, सबसे पहले आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था? याद है आपका? पंचायती राज से। ये तो सबको याद होना ही चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिलेटेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, ठीक है। 106 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? आपका 1/3 ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको कैसे याद रखें? देखो, 73rd के लिए तो मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 वॉज रिलेटेड टू पंचायती राज, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट और 106 और 101, इन तीनों को देख लेते हैं। 106 ऐसे याद रख लो कि ये जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन मिला है लोकसभा में, पर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसको बोला गया है सेंसस के बाद करेंगे, ये है वो, तो हो तो गया है अमेंडमेंट, बट अभी तक 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिला नहीं है। ये सिर्फ अभी एक सोच है, 106। अब इस चीज़ को एक बार बार बोलो, 106 106 106 लग रहा है ना, तो 106 अमेंडमेंट आपका 106। 86th अमेंडमेंट एक्ट आपका किससे रिलेटेड है? कि आपका राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट बनाया गया था। कौन सा आर्टिकल? 21A में ऐड किया था ना कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मस्ट है, पर उस खेलने कूदने की उम्र है। अब किसी को डालोगे आप एजुकेशन, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया है कि वो एजुकेशन लेना चाहिए, तो पहले के बच्चे क्या बोलते थे? छी 80 नू, पंजाबी है कोई सपोज बच्चा बोलता छी 80 नू पढ़ने नहीं जाना, छी 80, तो 86 को कैसे याद रखो? छी 80 नू पढ़ने नहीं जाना। तो बोला ऐसे कैसे नहीं भैया, आपका राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, भेजो इसको स्कूल, चलो चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ से 86 याद रख लेना। 101वां अमेंडमेंट, ये तो पता होगा, GST, क्योंकि 101 रुपये बोलते हैं ना, शुभ देना होता है, तो कुछ रुपए से रिलेटेड है, और GST इज़ योर रुपए से रिलेटेड थी, इकोनॉमिक टर्म, ठीक है। तो 101 पता लग गया, 86 पता लग गया, 106 पता लग गया, 73rd आपको पता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या याद होना चाहिए? 101 से लेकर, इनफैक्ट 99th से लेकर, 99th भी इंपॉर्टेंट है, NJAC आपका, ठीक है। तो 99 से लेकर अभी जितने अमेंडमेंट रिसेंट तक हो चुके हैं टोटल, ये सारे एकदम टिप्स पे होने चाहिए, इनकी कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी करो, ठीक है, बट ये आपको पता होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसमें चूज़ कर लेना क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड
ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज़ लोकेटेड इन होलाम्बी कलान, दिल्ली। इंदौर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब इसमें देखते हैं सही क्या क्या है। तो देखो सारे सही हैं, तीनों सही हैं। अब क्या क्या याद रखने का है कि पहला, इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड आपको किसने भेजा है, किसने लॉन्च किया है, किसने इशू किया है? आपका गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हर एक जगह की आपका खुद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, राइट। तो उसमें जो गाज़ियाबाद है, तो देखो गाज़ियाबाद 2 वर्ड से बना है। एक तो गाज़िया, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिखो ना, गाज़िया, और दूसरा बाद, ठीक है, जी और बी। तो ग्रीन बॉन्ड इनके नाम में ही छुपा हुआ था। तो आगे चल के भगवान ने इनको बोला कि बेटा अब तुम ग्रीन बॉन्ड खुद इशू करो, पर याद रखना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, ऐसा नहीं कि गाज़ियाबाद ने खुद कर दिया है। तो गाज़ियाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया होगा, ग्रीन बॉन्ड तो किया है बट म्यूनिसिपल है। तो जी और बी इक्वल्स टू गाज़िया एंड बाद। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज़ लोकेटेड इन होलाम्बी कलान, दिल्ली। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई वेस्ट होगा वहीं पे तो खोलेंगे ई वेस्ट इको पार्क, दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये देखो, इंदौर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ऐसी कौन सी स्वच्छ सर्वेक्षण वगैरह है जिसमें इंदौर नहीं जीता हो? हर में इंदौर, सूरत यही फर्स्ट आते हैं। तो इंदौर है तो उसने फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया होगा, तभी तो उसको ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे, तभी तो उसका नाम आया है, ठीक है। तो इंदौर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे ई वेस्ट इको पार्क खोला गया, जहाँ पे वेस्ट है उसको पार्क में तब्दील कर दिया। और गाज़ियाबाद जी और बी इक्वल्स टू ग्रीन बॉन्ड। द उत्तर प्रदेश अनमोल रतन अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन, किसको? निखिल सिंघल। कैसे याद रखें? देखो अनमोल रतन, अनमोल रतन क्या है ज़िंदगी का? खुश रहना। सबसे अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। खुश रहना ही तो है सबसे ज़्यादा। और खुश इंसान कब रहता है? जब वो सिंगल रहता है। तो याद रखना, निखिल इज़ सिंगल, तो अनमोल रतन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नीति आयोग SDG रैंकिंग्स फॉर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट? तो इनमें से कौन सा सही है कि कोई हनथियाल इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट एंड लॉन्गडिंग इज़ द वर्स्ट? उल्टा कर दिया, लॉन्गडिंग बेस्ट है, हनथियाल फर्स्ट है, बोथ बेस्ट है, या हनथियाल और लॉन्ग वो दोनों ही वर्स्ट हैं। तो कैसे पता लगाएं? देखो नीति आयोग ने SDG रैंकिंग्स दी है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उन्होंने बोला एक डिस्ट्रिक्ट है जो बेस्ट परफॉर्मिंग है और एक दी है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है। तो देखो कैसे याद रखें? तो देखो याद करने का तरीका ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन यही आएगा, इसके बियॉन्ड और क्या ही पूछ सकते हैं कि मतलब हनथियाल की बेस्ट है, ये एक स्टेटमेंट दे दिया, कोई एक दे दिया इज़ द वर्स्ट, इनमें ही कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखो ऐसे याद रखो, देखो जब वर्स्ट क्या चीज़ होती है? वर्स्ट होती है जब दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी सी होती हैं, कि मतलब सारा दिन काम तो किया खूब ज़्यादा और रात होते ही सुबह जल्दी से अलार्म बज गया। तो याद है कि जब भी लॉन्ग दिन होते हैं तो वो वर्स्ट होगा ही होगा। लॉन्ग दिन होने चाहिए छोटे से, कि मतलब आपके 4 बजे शाम हो जाए, पर रात लंबी होनी चाहिए कि इंसान मतलब पढ़ भी ले, पार्टी भी कर ले, मस्त TV सीरीज़ भी देख ले, मूवी भी देख ले और सब कुछ हो पाए, ठीक है। तो लॉन्ग दिन इक्वल्स टू वर्स्ट होगा हमेशा। और बेस्ट की चीज़ क्या होगी? आप जब भी किसी को प्रपोज़ करते हो, उसने हाँ बोल दी, तो हाँ इक्वल्स टू बेस्ट चीज़। तो याद रखना बेस्ट क्या होगा? हाँ बोलना। तो हाना थियाल इज़ समथिंग रिलेटेड टू बेस्ट एंड लॉन्ग दिन इक्वल्स टू योर वर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, स्टैटिक पार्ट है आपका, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सारी आपको लाइन से रटी होनी चाहिए कि किसका कौन कौन सी इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, किसका कितना टेन्योर है, क्या है, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें आंसर हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन भी है, कैग भी है, बस एक आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको बेसिक इतना तो पता होना चाहिए। देखो अगर नहीं याद है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो थोड़ा बहुत याद रखना कि फ्यूज़ है एक, तो उसके बाद कैंस, ठीक है, ये 2 वर्ड्स याद रखना। क्या है फ्यूज़ से आपका फाइनेंस कमीशन, UPSC हो गया, UPSC है तो SPSC भी होगा, ठीक है। ई से क्या है आपका इलेक्शन कमीशन, तो फ्यूज़ में तो ये हो गए। उसके बाद कैंस में क्या है? कैंस में आपका कैग हो गया। ए से आपके 2 अटॉर्नी जनरल और एक क्या है एडवोकेट जनरल, 2 आ गए। एन से आपके तीनों वो NCSC, NCST, NCVC, ये सब है आपके एन से हो गए। उसके बाद एस से क्या है आपका एक स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उसके अलावा शायद एक GST काउंसिल भी अब ऐड हो गया, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो फ्यूज़, कैंस, ये सब याद रखना। बाकी इसमें एक्चुअल में ट्रिक की ज़रूरत होती नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं आपकी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्या है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इतने आपको पता होना चाहिए। With reference to the World Sustainable Development Summit, consider the following statements.
वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है और इसकी थीम ये दी गई है। तो वही हमारा एग्जामिनर वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना होता वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में तो इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं। एक तो आप यहाँ पे सिटी का नेम चेंज कर सकते थे पहली बात, और दूसरी इसकी थीम में ही पूरा परिवर्तन ला देते। तो पहले तो देखो सिटी का नेम क्या चेंज कर सकते हैं, दिल्ली था उसकी जगह मुंबई किया गया है, ठीक है। द थीम ऑफ द समिट वॉज, अब सपोज आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है तो उसकी थीम क्या रखी गई होगी? पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशंस। तो यही इसकी थीम थी, याद रखना, ठीक है। और नाम से भी पता लग रहा है कि पार्टनरशिप की गई है किसको एक्सेलरेट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उससे रिलेटेड जो क्लाइमेट सोल्यूशंस वगैरह हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए लोगों ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो याद रखना, ये तो सिंपल सा देखने में भी लग रहा है। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका कहाँ हुआ है? मुंबई में नहीं, आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। और न्यू दिल्ली में अभी इससे पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, क्या? टेक्नोलॉजी समिट। तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे अपने नोट्स वगैरह में कि न्यू दिल्ली में अब तक हमने करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी समिट हो गया, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, द यूपी एग्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी, वाई ए इज़ रॉन्ग, ठीक है। द यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स वर लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है। सो यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स, तो यूपी एग्रीज नहीं आएगा यहाँ पे, यूपी एग्रिस है, यूपी एग्री एस, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है। और AI प्रज्ञा एक इनिशिएटिव है, वर लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विद, इसमें इसको हटा देना, सिर्फ यूपी एग्रिस किससे कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है, विच इज़ योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। AI प्रज्ञा वर्ल्ड बैंक से नहीं, उसके तो बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं। और किस चीज़ से रिलेटेड है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी की सबसे दो इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स हैं। तो यूपी एग्री से क्या है आपका? एग्रीकल्चर में कुछ AI का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। नाम से पता लग रहा है, एग्री लिखा है ना, एग्रीस, यहाँ पे सही कर लेना इसको, ठीक है। तो यूपी एग्रीस इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग AI विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसके फुल फॉर्म भी यही, उत्तर प्रदेश एडवांस ग्रोथ ऑफ रूरल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के साथ 4000 करोड़ का ये आपका एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इनिशिएटिव है। अब क्या है इसमें? ये वर्ल्ड बैंक आंसर है। अब AI प्रज्ञा क्या है आपका? AI प्रज्ञा कुछ नहीं है, ये भी आपका एक प्रोग्राम काइंड ऑफ है टू ट्रेन 10 लाख यूथ, देन 10 लाख वर्ड याद रखना इसमें। AI प्रज्ञा में किस चीज़ में यूथ को, 10 लाख यूथ को ट्रेन करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिटिक्स, ये सब सारी AI से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है। और जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 का ऑब्जेक्टिव है उसको प्रिपेयर करने में, उसके रिलेटेड वर्कफोर्स में, ठीक है। ये सिंपल सा है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर प्रोविजंस। आर्टिकल 61, 93, 123, 312, ये आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। नहीं पता तो लेट्स सी देम। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 61, इट इज़ रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सही है, कैसे कैसे याद रखें? 61। तो देखो, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना बहुत ईजी नहीं है, उसके लिए चाहिए एकदम टोटल मेजॉरिटी, चाहिए एकदम ढंग से मेजॉरिटी। तो इसके लिए एक साथ हों जब पूरा हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, तब जाके उसका प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो ईजी होता है, ठीक है। मतलब तब जाके हो पाता है इम्पीचमेंट। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, उसके लिए चाहिए हमको फुल मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी। तो यानी कि सबका एक साथ होना, 61 एक साथ होना ज़रूरी है, 61 से याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 93, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन ये आपका आर्टिकल 93 में बताया जाता है। इसको कैसे याद रखें? देखो, जो आपका स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है, इनको सब बोला जाता है सबसे नॉटी लोग हैं लोकसभा में। क्यों? कि मतलब कभी स्पीकर ने अपना मन किया, किसी को बाहर निकाल दिया, स्पीकर का मन हुआ कभी बोल दिया कि भाई ये मनी बिल है, ये मनी बिल नहीं है, तो सबसे नॉटी वाली काम करते हैं, तो इनको बोला जाता है नॉटी, ठीक है। तो 9 और 3, तो इनका इलेक्शन करना हो तो दो सबसे नॉटी लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं हम, तो नॉट इक्वल्स टू 9 और 3, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 123, 312, उसके बाद ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर कितना है, आर्टिकल 312 कितना है, तो ये इन सब काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इसी बीच गवर्नर का भी आ जाता है 213, ठीक है। तो याद रखना,
1 2 3 जब तीनों लाइन से हों तब है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट नंबर 1 पे आता है इन तीनों में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1 से स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली गवर्नर इसके बाद आएगा, पहले प्रेसिडेंट आया फिर गवर्नर आया, ठीक है। तो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या ही 231 231, ठीक है। 213 है कि 231 है, इसको क्रॉस चेक करके बताओ एक बार। 213 है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार देख लेना। तो 2 से स्टार्ट होने वाला आपका क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 3112 तीसरे नंबर पे आपका ऑल इंडिया सर्विसेज आएंगी जो 3 से स्टार्ट होगा। तो याद रखना फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 2 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पे आपका गवर्नर, और 3 से स्टार्ट हो रहा है तो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह होगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखना, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आई गेस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो फिजिकल आप वही वाला आ गया हमारा, एक तो करंट का है प्लस इसमें अगर नहीं पता है तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई, ठीक है। क्या इसको एज एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू आप किस चीज़ को पलट सकते हो, यहाँ पे कुछ और हो तो मैंने आरबीआई लगा दिया, ठीक है, ये पॉसिबल है। पर ये भी एक तरीका है कि यार फिजिकल हेल्थ है तो आरबीआई का होना लाजमी भी है, थोड़ा मतलब फेवर में जा रहा है। चलो बट आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स द टॉप 5 स्टेट्स इन फिजिकल हेल्थ रैंकिंग आर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात, इन दैट ऑर्डर। तो देखो याद करना है पहले हमको क्या, कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है आरबीआई ने, गलत है। लॉन्च करते हैं ये हमारे नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग जी लॉन्च कर रहे हैं इसको, कैसे याद रखें। देखो आरबीआई ऐसी कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं कर रही है, भले वो फिजिकल वर्ड वगैरह हो। क्यों, कैसे याद रख रहे हैं, क्योंकि आरबीआई जो लॉन्च करती है उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेट को किसी बेस पे रैंकिंग की जा रही है। जब भी स्टेट को कभी किसी बेसिस पे रैंक किया जा रहा है उसका आंसर आंख बंद करके नीति आयोग पे टिक कर देना, ठीक है। इतना टाइम नहीं है आरबीआई को कि बैठेगा कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है कौन सा सेकंड पे, वो निकालेगा नहीं। ये सिर्फ नीति आयोग के पास इतना टाइम है। तो यहाँ पे याद रखना नीति आयोग इज़ द आंसर। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड में देखो टॉप 5 स्टेट्स इसने बोले हैं क्या क्या हैं। तो देखो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पे कौन है, टॉप 3 पूछ सकता है, और तीसरा पूछ सकता है यूपी की रैंक, ठीक है। तो पहला तो याद रखना है कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मतलब पैसा से रिलेटेड कुछ है ना, कि कितना आपका फिजिकल मैनेजमेंट हो रहा है, उसमें आपकी स्टेट की कितनी अच्छी फिजिकल हेल्थ है। तो पैसे से रिलेटेड चीज़ है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है, पहला है क्रिकेट में, देखा ही होगा आपने, आईपीएल हो गया या कुछ हो गया, मैच वगैरह हो गया, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें है। तो ओडीआई वर्ड आ रहा है ना, वन डे इंटरनेशनल मैचेस, ओडीआई। तो याद रखना ओडीआई से याद रखना ओडिशा इज़ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा। सेकंड है आपके पास बहुत सारे घर हैं, हर एक को रेंट पे चढ़ा दिया, ज़िंदगी भर बैठ के फ्री कमाई कर रहे हो, तो उसके आपके पास घर बहुत होने चाहिए। या तो आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास पैसा है, ठीक है, या आपके पास घर हैं उनको रेंट पे चढ़ा दिया तो बहुत पैसा है। यानी कि 36 तरह के आपके घर होने चाहिए, उनको रेंट पे चढ़ाओ पैसा आएगा। तीसरा कि गोवा, मतलब गोवा में आपका कोई बिज़नेस है कि कोई आपका कैफ़ेज़ हो गए, बार्स हो गए, आप स्कूटी वहाँ पे हो गए दे रहे हो, कसिनोज़ हैं, तो गोवा वगैरह में भी बहुत पैसा है, ठीक है। तो आपके एक तो कौन सा टूरिज़्म इंडस्ट्री में है घर वगैरह रेंट पे चढ़ाने के लिए, घर ये नहीं एक ही घर है वो रेंट पे चढ़ा दिया और पैसा 36 होने चाहिए घर। और ओडीआई क्रिकेट में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखने का बस तरीका है, वैसे सिंपल सा है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। टॉप 3 याद रख लेना। अगली चीज़ क्या याद रखनी, यूपी की रैंक याद रख लेना। 7th नंबर पे यूपी फ्रंट रनर, ठीक है, 7th नंबर पे यूपी इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अच्छे से याद रखना, नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट में और 20 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद ये टोटल 20 20 20 करके 5 डेज़ तक चलाएंगे, तब जाके आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब धीरे धीरे मैं स्टैटिक का लेवल थोड़ा कम करूँगा। अभी मैं बस आपको स्टैटिक इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं यार, आपको क्या आर्टिकल 123 312 या आपको अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पता होनी चाहिए थी, कि आपका ये हमने देखा था क्या कि चार्टर एक्ट्स और ये एक्ट्स हमको पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्लास में भी थोड़े बहुत रखेंगे हम स्टैटिक के, बट आफ्टर दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस टू 1 और 2 ओनली। ऑन मेन फोकस हमारा करंट पे ही रहेगा, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू लाइक द क्लास। कमेंट डाउन बिलो। गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।